सुप्रभात सभी को। मेरा नाम वैष्णवी है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है विवेकावर्धिनी पब्लिक स्कूल अड़न। मैं यहाँ पर एक कविता पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। हमारे कविता का नाम है चले गाँव की ओर। जिसके कवि है रामेश्वर दयाल दुबे। इस कविता की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि गांव और शहर के वातावरण में क्या अंतर होता है। जैसे कि आप सबको पता है, गांव में हमें ज्यादा खेत खलियान हरा भरा वातावरण हमें दिखाई देता है, परंतु जब हम शहर में जाते हैं, शहर में इमारतें ज्यादा होती है, बिल्डिंग्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो सब हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। हमें हरियाली शहरों में ज्यादा देखने को नहीं मिलती। हमें गांव में हम देखते हैं कि छोटी से छोटी लड़कियां जो बहुत ज्यादा छोटी होती है, वह स्कूल नहीं जा पाती, वह विद्यालय नहीं जा पाती, और उनके कपड़े बहुत ज्यादा ही पुराने परंपराओं के आधार पर अच्छे से होते हैं। पर शहरों में कपड़े ज्यादा ही छोटे, लड़कियां छोटी कपड़े पहनते हैं। तो चलिए आज के कविता की शुरुआत करते हैं। चले गांव की ओर। भारत गांव का देश कहलाता है, यानी भारत में हमें ज्यादातर गांव देखने को मिलते हैं। परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाएं आज भी गांव में मौजूद है। निश्चलता, प्यार, भरोसा, ये सब आजकल के गांव में जो रहते हैं उनके पास हमें देखने को मिलता है। तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। चले गांव की ओर, जहाँ पर हरे खेत लहराते, मेंढों पर है कृषक घूमते, सुख से विरहा गाते। तो हमें कवि जो कि है रामेश्वर दयाल दुबे जी बड़े प्यार से हमें गांव में बुलाते हैं और कहते हैं कि गांव में हमें देखने को मिलता है हरे खेत जो कि हरियाले से भरे होते हैं। वहां पर पौधे, क्रॉप्स जो भी है वो देखने को मिलते हैं। मेंढो यानी सीमा, खेतों की सीमा को मेंढो बोला जाता है। जो कृषक यानी किसान मेंढों पे यानी खेतों की सीमाओं पर गाना गाते हुए अपने बीज बोते हैं, या फिर कुछ जो खेत में काम करते हैं वो काम करते करते गाना गाते हैं सीमाओं पे चल के। और गेहूं, चना, मटर जो सिर पर लेकर बाहर खड़े हैं, बीच बीच में प्रहरी जैसे दिखते वृक्ष अड़े हैं। तो अपने सर पर जो किसान है मेहनत करके अपने सर पर गेहूं, मटर आदि सब्जियां या जो भी अनाज है अपने सर पर लेकर बाजार में जाके उनको बेचते हैं, परिश्रम करते हैं और उसका फल पाते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि मेंढो यानी खेत की सीमा, वहां पर कुछ प्रहरी जैसे दिखते वृक्ष यानी पेड़ जो कि एक वॉचमैन या गार्ड की तरह या एक प्रहरी की तरह वहां पर खड़े रहते हैं, ताकि वह किसान की रक्षा खेत की रक्षा कर पाए, वो वैसा दिखता है। चले गांव की ओर, झोपड़े जहां झुके धरती में, तरु के नीचे खेल रहे बच्चे निज मस्ती में। तो फिर से हमें कवि जो है वह गांव की ओर बुलाते हैं। हमें वहां पर देखने को मिलता है झोपड़ी यानी एक ऐसा घर होता है जो कि घास से, गोबर की लिपाई से बना होता है। वह कुछ इस तरह से दिखता है। झोपड़ी कुछ इस तरह से दिखती है जो कि धरती से जुड़ी हुई होती है। और तरु के नीचे, तरु यानी पेड़ के नीचे वहां पर दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, धूप होती है, इसीलिए बच्चे तरु के नीचे, पेड़ के नीचे बच्चे खेलते हैं। कटी पर लिए गगरिया, गोरी आती है बल खाती, देख किसी गुरुजन को सम्मुख सहसा शर्मा जाती। कटी यानी कमर पर लड़कियां जो कि मटका लेकर चलती है, मटका के चलती है, और किसी बड़े आदमी जो उनसे बड़े हो उनको आदर दिखाने के लिए उनको देखती है और शर्मा जाती है।
चले गांव की ओर उठ रहा जहां धुआं लहराता, थके कृषक को शांत समय जो घर की ओर बुलाता। कवि बुलाते हैं हमें गांव में और बोलते हैं कि हमें शाम को धुआं गांव में दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर गैस सिलेंडर इसकी सुविधा नहीं होती है। तो सभी जो औरतें होती हैं वो चूल्हा जलाकर अपना खाना या रसोई पकाती है। तो जब वो रसोई पकाती है तब जो धुआं आसमान में लहराता है, जैसा कि मैंने बोला आपको, कृषक परिश्रम करके अपने बाजार में जाकर जो अनाज या सब्जियां बेचते हैं तो बहुत थक जाते हैं। तो थकते थकते वह ऊपर जब शाम को ऊपर आसमान की ओर देखते हैं, उनको देखने को मिलता है कि जो धुआं है उनको भूख लगी होती है। तो इसीलिए वह घर की ओर जाने का सोचते हैं। रूखा सूखा ही भोजन है पर वह स्नेह सना है, इसीलिए तो तोष दे रहा अमृत तुल्य बना है। तो जो उनकी बीवी होती है, रूखा सूखा खाना, यानी जैसे कि गांव के लोग किसान उतने अमीर नहीं होते हैं, वह गरीब ही होते हैं, तो वो परिश्रम से अपना घर पालते हैं। तो उनके घर में भरपूर अनाज या पिज्जा बर्गर शहर में जो जो मिलते हैं वो सब नहीं रहता। उनके घर में बचा कुचा सुबह का या कल का वह खाना रहता है। वही खाना किसान बड़े प्यार से स्नेह से वह खाना खाते हैं और वही खाना उनको अमृत की तरह लगता है। धन्यवाद।